आज की चर्चा दिल्ली के एक ऐसे मामले पर है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, बुराड़ी कांड। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है बुराड़ी के साए, भक्ति की घातक डायरी। और ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में मतलब सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, डर की और इंसानी मनोविज्ञान की उन गहराइयों की जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिट जाती है। सही बात है। और इसलिए आज हमारी कोशिश किसी सनसनी को हवा देना नहीं है, बल्कि मतलब हमारे स्रोत में जो तथ्य दिए गए हैं उनके आधार पर यह समझना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता पढ़ा लिखा परिवार एक साथ मौत के मुंह में चला गया। तो चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 1 जुलाई 2018। जगह थी दिल्ली का बुराड़ी इलाका। भाटिया परिवार, जिन्हें वहां के लोग चुंडावत परिवार के नाम से भी जानते थे, बहुत ही मिलनसार और सामान्य परिवार था। उनकी एक किराने की दुकान थी और एक प्लाईवुड का काम भी था। रोज सुबह ठीक 6 बजे उनकी दुकान खुल जाती थी, ये एक नियम जैसा था। और उस दिन सुबह जब 7:30 बज गए और दुकान का शटर नहीं उठा तो पड़ोसियों को थोड़ी हैरानी हुई। ये परिवार ऐसा नहीं था। एक पड़ोसी थे गुरचरण सिंह, जो रोज सुबह उनसे दूध लेते थे, तो उन्हें चिंता हुई। हाँ, उन्होंने घर के नंबर पर फोन किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर जब वो घर के पास गए तो देखा कि मेन दरवाजा खुला है, बस अंदर से जाली वाला दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा धकेला तो वो खुल गया और जो मंजर उन्होंने अंदर देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो मंजर कैसा रहा होगा। हमारे स्रोत में उस सीन का जो ब्यौरा है वो दिल दहला देता है। बिल्कुल। घर के आंगन में लोहे की ग्रिल से एक ही परिवार के 10 लोग लटके हुए थे। 10 लोग? हाँ, 10। और सबके आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर कपड़ा था और हाथ पीछे बंधे हुए थे। इनमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं और पुरुष भी। और घर के दूसरे कमरे में परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य 77 साल की नारायणी देवी बिस्तर पर मृत पड़ी थी। मतलब कुल 11 लोग। ये सुन के ही अजीब लग रहा है, एक साथ 11 लोग। पुलिस जब पहुंची तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? ये तो साफ साफ एक मास मर्डर जैसा लग रहा होगा। शुरू में तो हर किसी को यही लगा। पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानकर ही जांच शुरू की। लेकिन यहीं पर कहानी और भी ज्यादा उलझाने लगती है। कैसे? क्राइम सीन बहुत अजीब था। कहीं भी जोर जबरदस्ती या मतलब संघर्ष का कोई निशान नहीं था। घर का सारा सामान अपनी जगह पर था, कीमती जेवर, कैश, सब कुछ वैसे का वैसा रखा था। मतलब लूटपाट का तो सवाल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। और सबसे अजीब बात जो स्रोत में बताई गई है वो है घर का माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। हाँ, ये सबसे डरावनी बात थी। किचन में रात के खाने के लिए छोले चावल बने रखे थे, सुबह के लिए दूध उबाल कर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो परिवार को पूरा यकीन था कि वो सुबह उठेंगे और अपना दिन नॉर्मल तरीके से शुरू करेंगे। हाँ। ये किसी ऐसे घर का माहौल नहीं था जहां 11 लोग अपनी जान देने की तैयारी कर रहे हों। तो मतलब पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं था? न कोई हत्यारा, न कोई मोटिव, न कोई संघर्ष का निशान। फिर इस केस की गुत्थी सुलझी कैसे? इस केस में जो सबसे बड़ा सुराग मिला वो कोई बाहरी सबूत नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही मिला। अंदर से? हाँ। तलाशी के दौरान पुलिस को घर के छोटे से मंदिर के पास से 11 रजिस्टर और डायरिया मिली। और जब पुलिस ने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो इस पूरे मामले की परतें एक एक कर खुलने लगी। 11 डायरिया? ये तो बहुत अजीब है। ये सिर्फ डायरिया नहीं थी, ये इस पूरी घटना की स्क्रिप्ट थी। इनमें पिछले 11 सालों का लेखा जोखा था, लेकिन जो आखिरी पन्नों पर लिखा था वो सीधे सीधे उस रात की पूरी योजना थी। योजना मतलब एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। बिल्कुल, एकदम इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा। उसमें सब कुछ लिखा था। क्या क्या लिखा था उनमें? लिखा था कि बड़ तपस्या या वट पूजा नाम का एक अनुष्ठान करना है। ये पूजा रात 12 से 1 बजे के बीच होगी। कौन कहाँ खड़ा होगा, किसके हाथ कौन बांधेगा, आंखों पर और मुंह पर पट्टी कैसे लगानी है। 1 मिनट। यहाँ तक कि कानों में रुई भी डालनी है ताकि कुछ सुनाई ना दे। हर छोटी से छोटी डिटेल लिखी हुई थी। ये तो और भी अजीब है। मतलब ये सब कुछ एक तयशुदा योजना के तहत हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा? यहीं पर वो एक लाइन सामने आती है जिसने इस पूरे केस को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। कौन सी लाइन? डायरी में साफ साफ लिखा था, क्रिया के अंत में जब पानी का रंग बदलेगा तब सब एक दूसरे को नीचे उतारने में मदद करना। तुम मरोगे नहीं, बल्कि कुछ बड़ा हासिल करोगे। क्या तुम मरोगे नहीं? ये लाइन तो पूरे मामले को ही पलट देती है। बिल्कुल। मतलब वो लोग मौत की तरफ नहीं जा रहे थे,
उन्हें लग रहा था कि वे किसी तरह की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिसके बाद वो वापस आ जाएंगे। हाँ, उनके दिमाग में ये आत्महत्या थी ही नहीं। डायरी के अनुसार ये सब परिवार के मुखिया भोपाल सिंह, जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी, अच्छा, उनकी आत्मा को खुश करने और मोक्ष दिलाने के लिए किया जा रहा था। उन्हें विश्वास था कि इस क्रिया के बाद पिताजी यानी भोपाल सिंह की आत्मा उन्हें बचा लेगी और उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। तो ये पिताजी की आत्मा का क्या रहस्य था और ये डायरियां लिख कौन रहा था? जांच में पता चला कि ये डायरियां परिवार के 2 सदस्य लिख रहे थे, ललित भाटिया और उसकी भतीजी प्रियंका। लेकिन डायरी में लिखी बातें ललित की अपनी नहीं थीं। तो किसकी थी? ललित का दावा था कि 2007 से उसके ऊपर उसके मृत पिता भोपाल सिंह की आत्मा आती है और वही उसे ये सारे निर्देश देती है। और पूरा परिवार इस बात पर यकीन करता था, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। प्रियंका ने तो MBA किया हुआ था, उसकी सगाई भी हो चुकी थी। हाँ, सब यकीन करते थे। और यहीं पर हमें ललित के अतीत में झांकने की जरूरत है। स्रोत के मुताबिक सालों पहले एक हादसे में ललित के सिर में चोट लगी थी। अच्छा, जिसके बाद उसकी आवाज चली गई थी। वो कई सालों तक बोल नहीं पाया। फिर एक दिन अचानक उसने दावा किया कि उसके पिता ने सपने में आकर उसे ठीक कर दिया और उसकी आवाज लौट आई। तो इस चमत्कार ने परिवार के मन में उसकी एक खास जगह बना दी होगी। ठीक यही हुआ। वो घटना ललित की विश्वसनीयता का आधार बन गई। परिवार को लगा कि उन पर पिताजी की कृपा है। और इसके बाद से ललित के जरिए पिताजी ही घर चलाने लगे। घर में क्या बनेगा, बिजनेस में पैसा कहाँ लगाना है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हर फैसला पिताजी के आदेश पर होता था। और शायद उनके फैसले सही भी साबित हो रहे थे। हाँ, कमाल की बात यह है कि उनके कई फैसले सही साबित हुए। उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। इस वजह से उनका विश्वास और भी पक्का होता चला गया। तो ये एक तरह का, क्या कहते हैं, इको चेम्बर बन गया था। जो भी हो रहा था वो उनके विश्वास को और मजबूत कर रहा था। लेकिन ये तो फिर भी 11 लोगों को एक साथ मौत के लिए तैयार करने के लिए काफी नहीं लगता। यही मनोविज्ञान का एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब एक प्रभावशाली और दबंग व्यक्तित्व वाला इंसान, जो किसी वहम का शिकार हो, एक बंद समूह या परिवार के बाकी लोगों पर अपनी सोच थोपता है, तो धीरे धीरे वो वहम ही पूरे समूह की हकीकत बन जाता है। उनकी अपनी तर्क करने और सवाल पूछने की क्षमता वो खत्म हो जाती है। मतलब एक इंसान का वहम पूरे परिवार की सच्चाई बन गया। लेकिन ये होता कैसे है? मेरा मतलब है 11 लोग एक ही जाल में कैसे फंस गए? इसके लिए कुछ खास हालात चाहिए होते हैं जो भाटिया परिवार में मौजूद थे। पहला, एक प्रभावशाली शख्सियत, जो यहाँ ललित था। ठीक है। दूसरा, सामाजिक अलगाव। परिवार बाहर से मिलनसार था, लेकिन अपनी निजी बातें या परेशानियां किसी से साझा नहीं करता था। उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी। और तीसरा, एक साझा डर या समस्या। पिताजी की आत्मा ने उन्हें बताया था कि परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है और उससे बचने का यही एकमात्र रास्ता है। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तो तर्क की आवाज दब जाती है और भ्रम हकीकत लगने लगता है। तो मतलब ये किसी भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति का मामला नहीं था, जैसा कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और आम लोग मान रहे थे। बिल्कुल नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। 11 में से किसी भी सदस्य के शरीर में जहर का कोई अंश नहीं मिला। किसी के साथ जबरदस्ती के निशान नहीं थे। तो मौत की वजह सिर्फ फांसी लगने से दम घुटना थी। और घर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के DNA या फिंगरप्रिंट नहीं मिले। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ वो परिवार ने खुद अपनी मर्जी से किया था। तो इसका मतलब ये कहानी किसी आत्मा या भूत की नहीं, बल्कि मानसिक बीमारी, गहरे अंधविश्वास और डर के एक भयानक कॉकटेल की है। एक इंसान के भ्रम ने 11 जानें ले ली। और इसमें सबसे दुखद और डरावना पहलू ये है कि उन्हें आखिरी पल तक यही विश्वास था कि वो मर नहीं रहे हैं। हाँ, वो डायरी की लाइन। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि ये बस एक अनुष्ठान है, एक टेस्ट है, जिसके बाद पिताजी आकर उन्हें बचा लेंगे और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये मौत की तैयारी नहीं थी। ये उनके हिसाब से एक नई और बेहतर जिंदगी की तैयारी थी। हाँ, उनका हकीकत से नाता पूरी तरह टूट चुका था। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा कितनी